हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी स्वागत है आप लोगों का। लेट्स क्रैक इट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 की जो है यहाँ पे रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी हमने, जिसके अंदर हमने कल स्टार्ट किया था आपका डिफरेंट पैरामीटर्स वी नीड टू कंसिडर फॉर द वेस्ट वाटर एनालिसिस। ओके, वेस्ट वाटर के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स कौन कौन से देखने वाले हैं वो मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे कि आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीओसी और उनके डिफरेंट रेशियोज जो है हमने कल वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या फॉर्मूला होता है और उसको कैसे याद करना है, मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप सब लोगों ने कल क्लास फॉलो कर ली होगी और हम जो है उसके आगे आज जो है यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, मेरा नाम है अविनाश कुमार झा और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है आप कोई भी प्लस कोर्सेज यहाँ पे अगर खरीदते हैं तो आप अगर मेरा कोड अविनाश 11 यूज करते हैं, AVINASH अविनाश 11, तो आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलता है सारे प्लस कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो वहाँ पे कोई भी प्लस कोर्स खरीदते हैं वहाँ पे मेरा कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गेट एंड EAC के अंदर जो है सिविल इंजीनियरिंग के पूरे वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, डिफरेंट क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं, तो आप वहाँ पे फॉलो करके जो है अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे UPPSC, AE, SSC, JEE, गेट, EAC सबके लिए क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं, तो आप जो है गेट EAC के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके और जो है मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे सारे डाउट क्लासेस, क्विजेस, पजल्स और जो है टेस्ट सीरीज वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को कोई भी डाउट हो अगर, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे यहाँ पे टेलीग्राम पेज पे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पेज है अविनाश लाइव, AVINASH अविनाश लाइव मेरा टेलीग्राम पेज है। उस पर जुड़ के जो है आप मुझसे यहाँ पे जो है डाउट्स और पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी क्लासेस ले रहा हूँ मैं उसकी वहाँ पे PDFs अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो जिन्होंने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, ये मेरे बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो ऑलरेडी मुझसे जुड़ चुके हैं वो लोग मेरे बारे में जानते हैं। जो पहली बार क्लास आज अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने लिख दिया है, और जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं मैं उनको ये भी बोल दूँ कि पहले जो है पुरानी क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। पुरानी क्लासेस को फॉलो करके जो है आप जो है नेक्स्ट कंसेप्ट मूव कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो है कंसेप्ट जो है यहाँ पे एक आपस में लिंक रहते हैं, तो आपको जो है कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी यहाँ पे लाइव जुड़ जाए। मैं लाइव अवेलेबल रहूंगा आपके साथ आपकी क्लास में, और जो है आपके वहाँ पे डिस्कशन जो भी रहेंगे, डाउट्स जो भी रहेंगे, मैं आप लोगों को वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो फटाफट से यहाँ पे क्लास में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर कैसे करेंगे और कैसे कैसे मेथड होते हैं उसके, वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जब हम वेस्ट वाटर को वहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं डिफरेंट बॉडीज के अंदर, तो उस उन बॉडीज में कैसे चेंजेस आती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट के क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं? देखिए दो टाइप के मेथड होते हैं। पहला होता है डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन, उसको हम किसी वाटर बॉडी के अंदर डाल दें तो वो डाइल्यूट होके वो डिस्पोज कर सकें। और दूसरा मेथड होता है उसका डिस्पोजल ऑन लैंड, हम उसको डायरेक्ट किसी ओपन लैंड के अंदर डिस्पोज कर दें ताकि विद टाइम जो है वो वहाँ पे डिग्रेड हो जाए और डिकम्पोज होके वहाँ पे सेटल हो जाए। ठीक है, दो मेथड हो गया। पहला हो गया आपका डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन, दूसरा हो गया डिस्पोजल ऑन लैंड। डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाटर बॉडी वी आर यूजिंग। इफ यू आर यूजिंग रिवर वाटर, then disposal in river water is the first case. If you are using lake or pond water, that is disposal in lakes or pond water. And if you are disposing in the sea water, then it is categorized in the disposal by dilution in the sea water. इसी तरह बात करूं मैं आपका डिस्पोजल ऑन लैंड की, तो दो टाइप के होते हैं, एफ्लुएंट इरिगेशन और दूसरा होता है आपका सीवेज फार्म। क्या होता है ये और इसका क्या मतलब होता है वो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व क्या क्या है इसके अंदर वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन से। डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द ट्रीटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट
जो है हमारा, उससे जो है हमारा ट्रीटेड वाटर जो निकल के आ रहा है, इट डिस्चार्ज इनटू अ लार्ज स्टैटिक बॉडी ऑफ वाटर और इन अ मूविंग वाटर बॉडी सच एज रिवर और स्ट्रीम्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारा वेस्ट वाटर निकल के आ रहा है, जिसको हमने ट्रीट कर दिया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, उसको जो है हम क्या करते हैं डिफरेंट बॉडीज के अंदर, वो बॉडी आपकी स्टैटिक भी हो सकती है वाटर बॉडी, और वो आपकी मूविंग भी हो सकती है। स्टैटिक कौन सी होगी, लेक्स और पॉन्ड्स, मूविंग कौन सी होगी, रिवर्स एंड सी वाटर। तो दोनों के अंदर हम डिस्पोज करते हैं, दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू द डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। The discharged waste water is purified in due course of time by the self purification of natural water. Natural water के self purification process से क्या होता है, वो in the due course of the time जो आपका waste water है वो आपका self purify हो जाता है। The effluent discharge and degree of treatment of wastewater depends upon the self-purification capacity of the stream and its intended water use। ठीक है, जो आपका जो effluent discharge हम कर रहे हैं इसके अंदर, और जो आपका जो वाटर का जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है स्ट्रीम की, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट हमको कितना देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आपकी कोई रिवर स्ट्रीम है जिसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन क्वांटिटी ज़्यादा है, उसके अंदर अगर हम वाटर डिस्पोज कर रहे हैं तो उसको कितना ट्रीटमेंट देना है। या फिर अगर कोई लेक है या फिर कोई स्टैटिक बॉडी है, पॉन्ड है, जिसके अंदर जो वाटर है वो एक जगह स्टैटिक है, उसके अंदर क्या हो, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा तो हमको क्या है, वाटर को है ज़्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ज़्यादा ट्रीटमेंट देने का मतलब जो हम अपना STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो हमारा वाटर आ रहा है उसको बेटर ट्रीटमेंट देके उसका जो हमारे को ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो है वैल्यूज को हमको कम करना पड़ेगा, ताकि जो है आपका जो वाटर बॉडी है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल खराब ना हो जाए, बिल्कुल वेस्ट नहीं हो जाए। ठीक है, और उसका नेक्स्ट वाटर यूज क्या है, जो आपका वाटर बॉडी है, रिवर हो गया या फिर लेक पॉन्ड हो गया, उसका नेक्स्ट वाटर यूज क्या है। अगर वो इरिगेशन के लिए है, अगर वो आपका फार्मिंग के लिए है, आपका जो है वो ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यूज जो आपका जो ट्रीटेड वाटर आ रहा है उसके अंदर, उसकी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी, ट्रीटमेंट का आपका जो क्वालिटी है वो डिसाइड होता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस इन विच डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इज डन। ठीक है, अब बात करूं मैं डिस्पोजल ऑफ डाइल्यूशन, डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। अगर रिवर स्ट्रीम की बात करूं मैं कि रिवर स्ट्रीम में क्या होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो वो मैकेनिज्म कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं, और उसको वन बाय वन देख लेंगे क्या मतलब होता है इसका। पहला होता है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन ड्यू टू करंट। डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना जो वेस्ट वाटर था जो ट्रीटेड प्लांट से आया था, ट्रीटमेंट प्लांट से, उसको मैंने क्या किया, रिवर स्ट्रीम के अंदर आपका डंप कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि जो फ्लो है आपका रिवर का इज मच हायर देन द फ्लो ऑफ द ट्रीटेड वाटर। ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसके अंदर एक तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट और डिस्पर्स हो जाएगा ड्यू टू द हाई करंट वैल्यूज एंड हाई डिस्चार्ज की वजह से वहां पे वो डाइल्यूट हो जाएगा और डिस्पर्स हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका वेस्ट है वेस्ट वाटर के अंदर, वो क्या होगा, आपका जो वाटर बॉडी है अगर वो जैसी टर्बुलेंस उसके अंदर कम होता है तो ड्यू टू इट्स हायर वेट जो है आपके जो पार्टिकल्स है वो सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे रिवर बॉडी के अंदर या फिर लेक वाटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर, नेक्स्ट इज द रिडक्शन, एंड लास्ट वन इज द सनलाइट। सनलाइट से क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन जनरेट होगा, आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होंगे, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगे तो बैक्टीरियाज क्या है वहाँ पे आपका एंडोजेनस रेस्पिरेशन करेंगे, और उससे क्या होगा, बैक्टीरियाज आपके वहाँ पे किल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ये चीज आपकी पूरा प्रोसेस आपसे आपका फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर भी डिस्कस किया था, जब आपके ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हो गए थे आपके फिल्ट्रेशन यूनिट के टॉप के ऊपर, तब जो है क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होगा विद द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा, फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, फिर क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने से क्या होगा, बैक्टीरिया का फूड कम हो जाएगा, दैट विल लेड टू द एंडोजेनस रेस्पिरेशन एंड हेंस द बैक्टीरियल क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड। तो ये आपके 5 मेथड हो जाते हैं डिस्पोजल ऑफ डाइल्यूशन इन रिवर वाटर। ठीक है, पहला हो गया डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन, दूसरा हो गया सेडिमेंटेशन, थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंड लास्ट वन इज द योर सनलाइट। तो ड्यू टू सनलाइट आल्सो दिस टाइप ऑफ डाइल्यूशन कैन बी हेल्प्ड आउट। ठीक है, डाइल्यूशन डिस्पर्जन के बारे में लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए कि व्हेन द वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द रिसीविंग वाटर, डाइल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज रिड्यूस्ड and the potential nuisance of sewage is also reduced. In real terms, it is not the mechanism of self purification. Self purification का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो वाटर बॉडी है उसके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस से जब आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके थ्रू जो वाटर आया है उसके अगर आपके ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ प्यूरिफिकेशन। बट डाइल्यूशन इज नॉट अ मैकेनिज्म,
in pure technical terms, it is not a mechanism, because dilution is a physical phenomena in which large quantity of water when mixed with a small quantity of water, dilution takes place. ठीक है, it reduces the organic matter but do not remove it. ठीक है, ये organic matter को reduce करता है but it will not remove it. Okay, these are the standard values if the dilution factor is above 500. ठीक है, dilution factor का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका डिस्चार्ज थ्रू द योर ट्रीटमेंट प्लांट से जो वाटर आया उसका डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ योर रिवर बॉडी, ठीक है, उसको डिवाइड करूं अगर मैं योर डिस्चार्ज ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट, तो अगर ये डाइल्यूशन फैक्टर आपका जो है वो ग्रेटर देन 500 है, तो आपको नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. अगर आपका ये डाइल्यूशन इतना ज्यादा है तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है. रॉ सीवेज कैन बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर. रॉ सीवेज को आप डायरेक्टली डंप कर सकते हैं वाटर के अंदर. if this dilution factor is between 300 to 500, then primary treatment such as sedimentation tank is required, so that sedimentation concentration of solid is less than 150 milligrams per liter. ठीक है, आपका जो यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन है वो आपका 150 मिलीग्राम पर लीटर से हो जाए कम, बस वो इंश्योर करना है. प्राइमरी ट्रीटमेंट हमको देनी है ओनली विद द योर सेडिमेंटेशन टैंक. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं आपसे. नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे इफ द डाइल्यूशन फैक्टर इज बिटवीन 150 to 300. इफ द डाइल्यूशन फैक्टर इज बिटवीन 150 to 300, देन ट्रीटमेंट सच एज स्क्रीनिंग हमको करना पड़ेगा. ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड केमिकल प्रेसिपिटेशन आर रिक्वायर्ड सो दैट सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन इज लेस देन 50 मिलीग्राम्स पर लीटर. ठीक है, आपका जो है वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन एंड केमिकल प्रेसिपिटेशन करना पड़ेगा. केमिकल प्रेसिपिटेशन का मतलब ये हो गया कि आपको जो है वहां पे with the help of coagulation and flocculation also you have to remove the suspended solid particles such that suspended solid particles concentration should be less than 50 milligrams per liter if the dilution ratio is between 150 to 300. Now if the dilution ratio is less than 150, then we have to thorough treatment is required. ठीक है, large treatment is required. Suspended solid should be less than 50 milligrams per liter and BOD5 value should be less than your 20 milligrams per liter. आपकी BOD की वैल्यू 20 मिलीग्राम पर लीटर से, और आपका जो सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन है दैट शुड बी लेस देन 50 मिलीग्राम्स पर लीटर. ठीक है, क्लियर है ये चीज. ये आपकी बात करी मैंने डिफरेंट डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपको किस टाइप ऑफ आपका प्यूरिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है. ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. 4 आपके जोन होते हैं. सपोज मैंने आपका जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट से हमारे पास जो है यहाँ पे सीवेज आ रहा है. ठीक है, ये सीवेज हमारे पास आया, उसको मैंने क्या किया, रिवर बॉडी के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया. दिस इज योर रिवर बॉडी. मैंने क्या किया, उसको जो है यहाँ पे डंप कर दिया सीवर्स को. ठीक है, तो क्या होगा कि ये आपका जो वाटर है, ठीक है, रिवर बॉडी वाटर है, ये 4 जोन में डिवाइड हो जाता है. 4 टाइप ऑफ जोन के अंदर डिवाइड हो जाता है. जोन 1 की बात करूं मैं, तो जोन 1 इज जोन ऑफ डिग्रेडेशन. ठीक है, दिस इज योर DO सैग कर्व, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसे वेरी कर रहा है आपका जो रिवर बॉडी है उसके अंदर कैसे वेरी कर रहा है, उसको जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है DO सैग कर्व से. ठीक है, दिस इज योर सैचुरेशन लेवल. टॉप लाइन इज द सैचुरेशन लेवल. इफ आई शो यू, लुक एट this top line is your saturation level. This top line is your saturation level of dissolved oxygen. फाइन. अब जो है आपका वाटर, जैसे हम सीवेज वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो थोड़ी देर बाद तो क्लियर रहेगा, उसके बाद क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के अंदर सडन डिक्रीज आएगा. ठीक है, सडन डिक्रीज आएगा अप टू दिस वैल्यू. व्हेन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू इज 50% 40% ऑफ द योर सैचुरेशन लेवल, अप टू दैट वैल्यू दिस जोन इज कॉल्ड जोन ऑफ डिग्रेडेशन. ठीक है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन. इसके अंदर क्या होगा, आपका फ्लोटिंग सॉलिड्स होगा और स्लज आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे टर्बिडिटी और कलर आपका प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, दिस इज जोन 1 विच इज कॉल्ड जोन ऑफ डिग्रेडेशन. नेक्स्ट इज जोन 2. ओके, जोन 2 के अंदर क्या होगा,
zone of, this is called zone of your active decomposition, zone of active decomposition. जब आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो फर्दर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका इतना वहां पे डिक्रीज हो जाएगा सच दैट द डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू रीच अप टू द वैल्यू ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जीरो वैल्यू हो गई। ठीक है, आपका जो कर्व यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे बॉटम में जो है यहाँ पे जीरो वैल्यू हो गई। तो एट बिटवीन दिस व्हेन द 40% वैल्यू ऑफ दिस सैचुरेशन ऑक्सीजन reduces to zero and again it rises up to the 40% saturation dissolved oxygen। ठीक है, this region is zone 2, that is zone of active decomposition। ठीक है, in this zone what happens is grayish and dark color methane H2S CO2 is formed, nitrogen gas evolution takes place and black scum at the top is formed। ठीक है, this is your zone 2, this is zone 2। ठीक है, this is zone 1 and next when the saturation value of the oxygen dissolved oxygen reach to the 40% of saturation, then the dissolved oxygen keeps on rising to the saturation level। This type of zone is called zone 3 in which the saturation the dissolved oxygen reach to the saturation level। This is zone 3। okay, this is called zone of recovery। zone 3 is called zone of recovery। आप इसके जोन के नाम याद रखिए कि जोन 1, जोन 2, जोन 3 क्या होता है, सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बाद में कौन सा आता है, ये ध्यान रखिए, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले क्या आया आपका, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, देन कम्स द जोन ऑफ रिकवरी एंड लास्ट वन इज जोन ऑफ क्लियर वाटर। जोन ऑफ क्लियर वाटर, दिस इज द लास्ट जोन in which clear water with no bottom sludge is present। okay, these are the 4 zones which with the values of physical indices, where various physical indexes are also represented, and these are the different zones of pollution in the river stream। if I talk about in the detail, मैंने आप लोगों को सभी डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख भी दिया है। फर्स्ट वन इज द जोन 1, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, situated just below the outflow sewer, water is dark and turbid with sludge at the bottom। ठीक है, क्लियर है ये चीज, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया अभी कि दिस इज जस्ट बिलो द आउटफॉल रिसीवर एंड वाटर इज डार्क because just it is falling into the river stream। dissolved oxygen reduces up to the 40% of saturation level। 40% saturation level तक पहुंचता है कर्व, तब तक हम उसको बोलते हैं zone of degradation। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीजेस, ठीक है, एंड रीएरेशन इज स्लोअर देन डीऑक्सीजनेशन। योर रीएरेशन प्रोसेस इज स्लोअर देन योर डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ठीक है, conditions are unfavorable for aquatic life। these conditions are not favorable for aquatic life। anaerobic decomposition take place in this zone। ठीक है, याद रखिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला जोन है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जस्ट आउटसाइड द आउटफॉल ऑफ द सीवर इट इज प्रेजेंट, the dissolved oxygen reduces up to the value of 40% of the saturation level and carbon dioxide content increases, reaeration is slower than the deoxygenation and these conditions are not suitable for the aquatic life and anaerobic decomposition takes place in this zone। okay, नेक्स्ट पार्ट में बात करूं आप लोगों से यहाँ पे जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। व्हाट इज जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, व्हाट आर इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज। वाटर इन दिस जोन बिकम ग्रेइश एंड डार्कर देन प्रीवियस जोन। ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन मैंने आप लोगों से बात की कि व्हेन द वैल्यू ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन रीचेस अप टू द वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो पहुंच जाती है डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू, देन दिस जोन बिकम द जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल्स टू जीरो, मीथेन H2S कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। यहाँ भी आपका एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, जिससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस जैसे कि आपका मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिश लाइफ इज एब्सेंट बट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है तो आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे बट एक्वाटिक लाइफ आपकी वहाँ पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज सो लेस that aquatic life or fishes or different type of aquatic mammals animals are not able to survive in those conditions। okay, at the end of this zone DO rises to the, that is dissolved oxygen rises to the 40% of the saturation and aquatic life starts to reappear when this zone, that is sag curve starts increasing and the dissolved oxygen reaches to the 40% of the saturation level, then at this value the dissolved oxygen will reach to the 40%। at this point the aquatic life
starts to reappear. ठीक है, ये आपकी बेसिक आपका बात करी मैंने आपसे जोन 2 की, दैट इज जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन. देन कम्स द जोन ऑफ एक्टिव रिकवरी, दैट इज जोन 3. दिस इज प्रोसेस ऑफ रिकवरी स्टार्ट. इन दिस प्रोसेस रिकवरी स्टार्ट्स. Destabilization of organic matter takes place in this zone. ठीक है, and BOD falls and dissolved oxygen content increases above 40% value. ओके, इसमें क्या होगा, आपका रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो सैग कर्व है ऑक्सीजन का, डिसॉल्व ऑक्सीजन का, वो आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, रेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा इसके अंदर, एंड BOD वैल्यू फॉल्स एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीजेस अबव 40% वैल्यू. ठीक है, in this condition sulfates, carbonates and nitrates are formed. ठीक है, near the end of this zone entire aquatic life reappears. After this zone the entire aquatic life starts to reappear. Okay, next is the zone of clear water. In the zone of clear water, this is zone 4, in which water becomes clearer and attractive in appearance. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो सैचुरेशन लेवल तक पहुंच जाएगा. डिसॉल्व ऑक्सीजन रीचेस टू द सैचुरेशन लेवल. Then what happens is dissolved oxygen reaches to the saturation level. ठीक है, saturation level तक पहुंच जाएगा. तब क्या होगा, आपका जो वाटर है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और आपकी एक्वाटिक लाइफ वहाँ पे जो है वहाँ पे वापस से जो है रीअपियर हो जाएगी. ठीक है, वापस जो है रीअपियर हो जाएगी. डिसॉल्व ऑक्सीजन राइजेस टू द सैचुरेशन लेवल, मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से. एंड जो है आपका जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और जो आपके कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं. दिस इज द फाइनल जोन, दैट इज जोन ऑफ क्लियर वाटर. ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन अकर्स ड्यू टू दिस टेम्परेचर वेरिएशन. टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण क्या होगा, जो आपका स्टैटिक बॉडी है दैट इज योर लेक्स एंड पॉन्ड्स, उसके अंदर क्या होगा, जो है आपका यहाँ पे जो है स्ट्रैटिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. स्ट्रैटिफिकेशन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, द स्टडी ऑफ लेक स्ट्रैटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेनन ऑफ प्योरिफिकेशन. ठीक है, लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर कैसे आपका यहाँ पे जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, उसको हम स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका लेक स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है, इन टेम्परेट जोन हीट ट्रांसफर इन रिजर्वायर एंड लेक्स where the influence of turbulence and current is negligible and is controlled by a phenomenon known as thermal stratification. ठीक है, this is called thermal stratification in which the heat transfer of reservoir and lakes, ठीक है, वहाँ पे आपका turbulence और current के कारण जो है negligible होता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आपका lakes और जो आपका जो वहाँ पे ponds है वो एक static water body है, तो उसके अंदर turbulence और जो आपका current है वो वहाँ पे negligible होता है. तो उसके अंदर क्या होता है, different layers form हो जाती है with the variation of temperature. क्या होगा, जो आपका ऊपर वाला लेयर होगा उसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी, बीच वाला टेम्परेचर जो है बीच वाली बॉडी है उसकी कम होगी इन द समर्स. विंटर्स के अंदर उल्टा होता है. देखिए क्या होता है, मैं बात करूं आपसे कि अगर आपकी लेक बॉडी है, सपोज दिस इज योर लेक बॉडी, इन समर्स द टॉप लेयर ऑफ दिस लेक स्टार्ट्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, और द बॉटम लेयर टेम्परेचर इज ऑफ द लेसर वैल्यू. If I talk about in the winters, in the case of winters, जो आपका टॉप लेयर है उसकी टेम्परेचर कम होती है, और जो आपका बॉटम लेयर है उसका टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है. ठीक है, ड्यू टू दिस वेरिएशन इन टेम्परेचर वेरियस टाइप्स ऑफ लेयर्स आर फॉर्म्ड which is called lake stratification. Okay, now the fresh water of the lake or reservoir during warm season, that is in summers, divides into upper layer of warm circulation water known as epilimnion. ठीक है, this is called epilimnion, नाम याद रखिए इसका. द अपर लेयर इन द समर सीजन इज कॉल्ड एप्लीमिनियन. ठीक है, दिस जोन हैज वेल मिक्स्ड वाटर एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर बिकॉज दिस इज द टॉप लेयर, द टॉप फॉर्मेशन ऑफ द लेक, सो दिस हैज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट. ओके, दिस इज कॉल्ड एपिलिम्नियन, EPILIMNION. This top layer is called epilimnion. Okay, this is the top layer in case of summers where the top temperature is of the higher value. The lower layer is unmixed and it is known as hypolimnion. This is called hypolimnion, HYPOLIMNION, hypolimnion. In this zone there is deficiency of oxygen because the zone is on the
lower side of the lakes. That is why the dissolved oxygen value is of the lesser value. These two layers are separated by the thermocline and metalimine, which is region of step temperature gradient. ठीक है, लोअर लेयर को हम बोलते हैं हाइपोलिमियन. आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो आपका, उसको हम डिफरेंट लेयर्स के अंदर और डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन या फिर मेटा मेटा मेटालिमियन. ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटालिमियन या फिर थर्मोक्लाइन. ठीक है, दिस स्ट्रेटिफिकेशन इज इंटरप्टेड इन विंटर एंड स्प्रिंग. मैक्सिमम किलिंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल विल अकर ड्यूरिंग माइनिंग एज दे आर नॉट accustomed टू सच टेम्परेचर चेंज. माइनिंग के अंदर क्या होता है, लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है, क्या होता है कि हम जब माइनिंग करते हैं वाटर के अंदर, तो क्या होगा कि आपका जो नीचे वाला वाटर है वो सर्कुलेट होगा ऊपर वाले वाटर के साथ, तो आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा नीचे वाले वाटर का. तो क्या होगा, जो आपका एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो इस सडन वेरिएशन इन टेम्परेचर के लिए एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे उनका किलिंग स्टार्ट हो जाता है. इफ आई टॉक अबाउट द वेरियस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स, कि जब हम उसके अंदर हम डिफरेंट वाटर बॉडीज के अंदर डिफरेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करके जब हम उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो है जो प्रोडक्टिविटी डिवाइड होती है वो कैसे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं वो देख लेते हैं. द प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द लेक टू सपोर्ट फूड चेन. ठीक है, द प्रोडक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ इन विच द फूड चेन इज सपोर्टेड. फूड चेन कैसे सपोर्ट होगा, आपका जो एक्वाटिक फूड चेन है वो उसका सपोर्ट होता है. ठीक है, जैसे हमने वाटर ऐड किया उसके अंदर वेस्ट वाटर, तो ऑक्सीजन लेवल उसके अंदर कम हो गया, तो आपका फूड चेन वहाँ पे इंटरप्ट हो जाता है. ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ एल्गल ग्रोथ. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल ग्रोथ मेजरमेंट. Depending upon the increased level of productivity, lakes are classified as different types. First one is the oligotrophic lake, second one is the mesotrophic lake, and third one is the eutrophic lake, and last one is the senescent lake. Senescent lake. ठीक है, चार टाइप का डिवाइड करते हैं, ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक एंड सेनेसेंट लेक. ठीक है, यूट्रॉपिक लेक आपने बहुत पढ़ा होगा, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक क्या होता है, वो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा. बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर different depending upon the increasing level of productivity, these are the four classification in which lakes are divided. ठीक है, this is the best content I am telling you, because आपको ये सब चीजें जो different type of lake है, stratification है, इसके आपको notes हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे questions जो है आपको once in a while देखने को मिलेंगे. ठीक है, this type of questions are not frequently asked, but if you want to achieve a good rank, then you have to cover the whole syllabus. ठीक है, जनरली वी यूज्ड टू से दैट ओके आई हैव टू स्टडी स्मार्ट, दैट इज फाइन, बट हमको स्टडी स्मार्ट इसलिए करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए. इफ यू आर फाइटिंग फॉर अ गुड रैंक, देन यू हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स. ठीक है, और बेसिक चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबकी आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, आपको सबके PDF मिल जाएंगे. यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग द शॉर्ट नोट्स. ठीक है, आपको क्या होगा कि मैं सारे के सारे PDFs आपको अवेलेबल करा दूंगा. ठीक है, दैट इज फाइन. उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, आप जो है उस PDF को है रिवाइज करेंगे. जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के PDF अवेलेबल कराए थे उसको आप रिवाइज कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए. ट्रांसपोर्टेशन के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे. आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, उसके सारे नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए. फिर जो है मैं अब जो है नॉर्मल इंजीनियरिंग 2 के आपके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए. ये शॉर्ट नोट्स बार बार रिवाइज कीजिए. इसके बाद क्या कीजिए कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के फिर जो है अपने क्वेश्चंस वहाँ पे लगाने स्टार्ट कीजिए. उससे क्या होगा कि एक बार आपने नोट्स पढ़ा हुआ है तो यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस कि मैंने जो पढ़ा है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है. अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको क्या है, क्वेश्चन वहाँ पे होंगे नहीं, आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं, देन यू विल फील द मोरल, यू विल फील लो वैल्यू. ओके, आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मतलब मुझे आता नहीं है, तो योर कॉन्फिडेंस विल डिक्रीज इन दैट केस. ठीक है, तो आप पहले वो नोट्स रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर आप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस करते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पेज, दैट इज योर अविनाश लाइव. ठीक है, उस पर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्स की बात कर लेते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे. पहला होता है ओलिगोट्रॉफिक लेक. दिस इज द लेक ऑफ लीस्ट प्रोडक्टिविटी, हेंस एल्गल ग्रोथ इज नेग्लिजिबल. ठीक है, इसके अंदर वेस्ट आपका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे बिल्कुल कम है, तो प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत कम है, तो एल्गल ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो पाएगा. प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन एल्गल ग्रोथ. एल्गल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमको, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि फॉस्फोरस, उसके बाद आपका डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स हमको वहाँ पे चाहिए. तो क्या होगा कि आपका एल्गल ग्रोथ ज्यादा होगा. बट इफ दिस प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस and algal growth is negligible, such type of lakes is called oligotrophic lake.
These are fresh water lakes found in Antarctica. This is Antarctica. ठीक है, Antarctica, where freshwater lake is found and dissolved oxygen is of higher values. Due to sufficient availability of oxygen in it, these are referred as aerobic lakes. इसके अंदर क्या होता है, sufficient quantity of oxygen present होती है, तो हम इसको aerobic lake भी बोलते हैं. Sunlight is able to penetrate up to the hypolimnial layer. Hypolimnial layer कौन सी होती है, जो आपकी बॉटम लेयर होती है. पहली तो आपकी होती है एपिलिमिनियल लेयर, और बॉटम लेयर को क्या बोलते हैं हम, हाइपोलिमिनियल लेयर. हाइपोलिमिनियल लेयर. तो आपकी सनलाइट होती है वो क्लियर वाटर होने के कारण क्या होती है, आपकी जो है हाइपोलिमिनियल लेयर तक आपकी पेनिट्रेट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे कि मीसोट्रॉपिक लेक क्या होता है. दिस इज द लेक ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्टिविटी, हेंस सपोर्ट इंटरमीडिएट एल्गल ग्रोथ. ठीक है, मीसोट्रॉपिक इज द मिडल वन इन विच इंटरमीडिएट प्रोडक्टिविटी इज seen and algal growth is intermediate. Those deficiency of oxygen is observed in these lakes, they are still referred as aerobic lakes. As compared to oligotrophic, they are they are higher productivity, that is the oxygen content is less, but then also it is referred as the aerobic lakes. Eutrophic lake क्या होती है, this is the lake of high productivity in which high content of algal growth is there, because nutrients ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं eutrophic lake. Due to sufficient deficiency of oxygen in it, they are referred as anaerobic lake. इसको हम anaerobic lakes बोलते हैं. ठीक है, सनलाइट इज एबल टू पेनिट्रेट अप टू द एपिलिमियल लेयर, मतलब जो टॉप लेयर होती है आपकी एपिलिमियल लेयर, उसी तक आपकी सनलाइट वहां पे पेनिट्रेट होती है. दिस इज द हाई प्रोडक्टिव लेक in which nutrients are present in the high quantity and algal growth is very high, due to which oxygen content is less and referred as anaerobic lake. Last one was Sensation Lake. Sensation Lake क्या होता है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी और ज्यादा होती है, और वो एक मार्शी लैंड की तरह बिहेव करता है, So if I talk about, first one was the oligotrophic lake, second was the mesotrophic lake, third one was the eutrophic lake, and last one is the sensient lake. ठीक है, it is arranged in the order of increasing productivity, increasing algal growth and lesser value of oxygen. ठीक है, जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एल्गल वैल्यू ज्यादा आ रही है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही है, बट ऑक्सीजन कंटेंट वहां पे डिक्रीज हो रहा है. क्लियर है, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ लेक विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट. ओके, अब बात करूं मैं यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक क्या होती है. यूट्रोफिक लेक हमने बता दिया आप लोगों को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक इज दिस यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक ओनली. ओके, आपसे पूछा जाता है कि यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक क्यों होता है, तो बात कर लेते हैं. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस अंडर विच लेक्स गेट इन्फेस्टेड विद algae and gradually silt up to become shallow and more productive through entry and cycling of nutrients like carbon, nitrogen, and through entry and cycling of nutrients like carbon and nitrogen and phosphorus. ठीक है, मतलब यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, सिंपल याद रखिए इसको, मैं आपको इजी टर्म से बताऊं इसको. तो यूट्रिफिकेशन क्या होता है, दिस इज ड्यू टू high quantity of nutrients, जो आपका कार्बन या फिर फॉस्फोरस एटसेट्रा से जो आपका न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे, लेक की वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, और आपका एल्गल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हायर आएगा. एल्गल ग्रोथ ज़्यादा आएगा तो आपका जो है लेक जो है यहाँ पे एन एरोबिक बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. क्लियर है ये चीज, बेसिक चीजें हैं, बेसिक थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन. ठीक है, याद रखिए इन चीजों को, और दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज योर इफ आई कंसिडर योर एनवायरमेंटल टॉपिक्स. ठीक है, चलिए अभी तक हमने बात करी कि डिस्पोजल इन द रिवर्स की, फिर मैंने बात करी आपसे डिस्पोजल इन द लेक्स या फिर पॉन्ड्स की. अब मैं बात करता हूँ आपसे डिस्पोजल इनटू द सी. ठीक है, हमने तीन चीजें देखी थी. डिस्पोजल इन द वाटर के अंदर तीन पार्ट देखे थे. पहले मैंने आपसे बात करी रिवर्स की, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट मेथड्स बताया, मैकेनिज्म बताया, जिसकी वजह से आपका प्यूरिफिकेशन होता है. सेकंड मैंने बात करी आपके डिस्पोजल इन योर लेक्स एंड पॉन्ड्स, एंड थर्ड वन आई विल डिस्कस डिस्पोजल इनटू द सी.
The sea water has 20% less oxygen than the fresh water stream, but as the dilution is much more, it is considered as a source of disposal. Important point: dissolved oxygen in sea dissolved oxygen in sea is 20% lesser, 20% lesser than the rivers, 20% less than the rivers, but still it is considered as a disposal unit, disposal body, because your current and discharge current एंड डिस्चार्ज आर ऑफ हायर वैल्यूज। ठीक है, करंट और डिस्चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि डाइल्यूशन ज्यादा होगा, डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो योर वेस्ट वाटर विल गेट डाइल्यूटेड एंड गेट प्यूरिफाइड। ओके, सीवेज व्हेन डिस्पोज्ड इनटू द सी may form sludge due to reaction of the sludge solid with the dissolved matter of sea. Sewage should be disposed only at low tide time for far away from the shore and below the water surface level. क्या करते हैं हम इसको लो टाइड में डालते हैं और फार फ्रॉम द शोर, शोर से काफी दूर जाके और आपका वाटर लेवल के अंदर जाके हम उसको डिस्पोज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका हाई टाइड्स की हम क्यों नहीं डालते हैं, आपका हाई टाइड में डालेंगे तो जो वेस्ट हो रहा है, जो हम डिस्पोज कर रहे हैं, वो वापस आपका जो है आपके सी शोर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज डिस्पोज्ड इनटू द लो टाइड्स far from the shore and into the deep into the water surface level. Second one is the disposal of land. Disposal of land is very important, and the one point I will discuss is asked every year in engineering services as well as in the state services exams. Affluent irrigation and sewage farming are the two approaches. In affluent irrigation, prime concern is to dispose of effluent, whereas in sewage farming it is सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट को लैंड के अंदर हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। हमने जब सीवेज को लैंड के अंदर डिस्पोज कर दिया तो क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे सैंड पार्टिकल, उसके अंदर क्या होगा, आपका सीवेज है यहाँ पे जाके आपके स्टक हो जाएगा। ठीक है, सीवेज स्टक हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो सॉयल है उसके अंदर क्या होगा, आपका ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा ड्यू टू दिस डिस्पोजल। ओके, ऑन लैंड दिस इज कॉल्ड सीवेज sickening. This is called sewage sickening. Okay, this phenomena is called sewage sickening. Very important term. Blockage of soil pores due to disposal of sewage on land is called sewage sickening. याद रखिए, मैं आप लोगों से जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो कंफर्म इसका क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करूंगा तब आपको इसका क्वेश्चन पूछूंगा। याद रखिए, ब्लॉकेज ऑफ सॉइल due to disposal of sewage on land called sewage sickening. ठीक है, this is your disposal on land. ठीक है, अब बात करूं मैं आपका disposal of sewage effluent, जब हम डालते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे अगर तो आपका जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। This is KdL upon Kr minus Kd 10 raised to power minus Kd into T minus 10 raised to power minus Kr into T plus D naught 10 raised to power minus Kr into T. Kr is the reoxygenation constant, and Kd is the deoxygenation constant, Okay, time is the T is the time, ठीक है, L is the ultimate BOD, D naught is the your initial dissolved oxygen। ठीक है, this is the formula of deficit oxygen deficit, this is your oxygen deficit formula, in which deficit oxygen is calculated using formula KdL upon Kr minus Kd 10 raised to power minus Kd into T minus 10 raised to power minus Kr into T plus D naught 10 raised to power minus Kr into। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट एग्जाम। ठीक है, गेट एग्जाम में तो चांस कम है, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड फॉर एसएससी जेई मेंस आल्सो, ठीक है, आजकल जो एसएससी जेई मेंस का जो लेवल आ गया है वो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। जब मैंने 2017 में जब एग्जाम दिया था तब मेरे को ध्यान है कि इसके अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन योर क्लासेस ऑफ कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम, ठीक है, तब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस, देन यू विल
लेट टू आंसर, कैसे लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल। तो बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर द बेटर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, प्री का एग्जाम तो फिर भी ईजी आता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक जो भी आप थ्योरेटिकल देख रहे हैं उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। बट इन केस ऑफ मेंस क्वेश्चंस आर ऑफ गुड लेवल एंड टाइम इज ऑफ लेस। टाइम आपको 2 घंटे का ही मिलता है, तो वहाँ पे आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों रखनी है। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों को सब बताऊंगा कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब तैयारी कर रहा था कि एसएससी जेई की जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरा जो मेन स्कोर आया था, मेन स्कोर वाज ड्यू टू योर मेन एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन की वजह से मेरा काफ़ी स्कोर अच्छा आ गया था, जो मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी, विच इज़ ड्यू टू द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ मैं, तो आउट ऑफ 300 आई सिक्योर्ड 235 मार्क्स। ठीक है, विच इज़ ऑफ वेरी हाई क्वांटिटी। आई मीन हार्डली किसी के मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे टेक्निकल मेंस की बात करूँ अगर मैं आपसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जो हमारा प्री का एग्जाम आया था उसके अंदर जो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन था वो मेरा वीक था, दैट इज़ योर जीके वाला पार्ट। ठीक है, तो उसको मैंने बेसिक जो है उसके अंदर सिर्फ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ के गया था, तो मेरे 10 to 12 मार्क्स आ गए थे। ठीक है, इसके अलावा मेरे 48 मार्क्स रीजनिंग में आ गए थे और 82 मार्क्स आ गए थे मेरे टेक्निकल में आउट ऑफ 100। ओके, तो इसकी वजह से जो मेरा स्कोर है वो अराउंड दिस 130 एंड 140 के आसपास मेरा स्कोर आया था इसके अंदर प्रीलिम्स में, और 235 वाज द स्कोर इन मेंस। ठीक है, तो अगर आपके प्रीलिम्स के अंदर आपके अगर 2-4 नंबर अगर कम भी आ रहे हैं, तो यू कैन इजीली कवर इट इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मेंस एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को जो है यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कन्वेंशनल क्लासेस के अंदर ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। सारी कन्वेंशनल क्लासेस, मैं सारी क्लासेस जो है प्लस के अंदर लेके आऊंगा। ठीक है, अभी मैं प्लस के अंदर क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेशल क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के मैं आपको कंसेप्ट वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा विद योर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं वहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं और उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो फटाफट से जो है आप लोग जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आपका सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपकी मैं अभी स्ट्रक्चर क्लास यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कल मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि वो टाइमिंग क्या रहेंगी और कब से वो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा मेन फोकस रहेगा मेंस पे। क्यों रहेगा मेंस पे? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आपके 5 नंबर अगर ऊपर नीचे आ भी रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो यू कैन इजीली कवर इट इन द मेंस। ठीक है, मेंस में आप आराम से कवर कर सकते हैं, पर फर्स्ट फोकस ऑन द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों से फ्री क्लासेस यूट्यूब पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। आपको जो है प्लस के ऊपर भी आपको डिटेल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट टॉपिक्स विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से प्लस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए गेट ईएससी का, और यू कैन यूज माई कोड अविनाश11। अविनाश11 कोड यूज करके आप 10% ऑफ ले पाएंगे। और मेरा कोड यूज करने से फायदा क्या मिलेगा आप लोगों को, कि आई विल पर्सनली असिस्ट यू इन एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ईएस की भी, आप ईएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आई विल असिस्ट यू इन एवरीथिंग, इन मेंस एग्जाम ऑल्सो आई विल असिस्ट यू। ठीक है, तो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, आई कैन इजीली टेल यू हाउ टू हैंडल दोज टॉपिक्स। ओके, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज फॉर एनी एग्जाम्स ऑल्सो आई कैन help you in that, but for that you have to subscribe that plus course and use my code avinash11 and you will get 10% off with this. Okay, okay, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजाइन ऑफ सीवर्स। डिजाइन ऑफ सीवर्स में क्या होता है देखिए, अबाउट 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड इनटू द कम्युनिटी फ्लोज इनटू द सीवर्स। ठीक है, अबाउट 80% ऑफ द वाटर सप्लाई इज ट्रांसफर्ड इनटू द सीवर्स। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आपका वाटर सप्लाई रहता है उसका जो आपका 80% क्वांटिटी है वो आपकी जो है यहाँ पे जो है आपका सीवर्स में फ्लो हो जाती है 80%। अगर आपको डायरेक्ट आपको रॉ वाटर डिस्चार्ज दे रखा हो आपको सप्लाई, तो आप 80% उसका मल्टीप्लाई करके आप सीवर फ्लो यहाँ पे निकाल सकते हैं, सीवेज फ्लो निकाल सकते हैं। इफ द साइज ऑफ द सीवर इज लेस देन 400 mm, दे आर डिफर्ड टू डिजाइन एज रन हाफ फुल। अगर 400 mm से साइज कम है तो उसको हाफ फुल रन करते हैं,
एंड सीवर्स आर नेवर डिजाइन टू रन एट फुल डेप्थ। सीवर्स को हम कभी भी फुल डेप्थ पे रन करने के लिए डिजाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सीवर्स के अंदर डिफरेंट गैसेस का फॉर्मेशन होता है। वो डिफरेंट गैसेस क्या होती है, आपकी एक्सप्लोसिव इन नेचर होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर गैप रखते हैं ताकि जो है आपके गैसेस वहां पे मूव कर सके। ठीक है, डिफरेंट फ्लक्चुएशन देख लेते हैं। हमको क्या कैसे हमको देखना है, स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात करूं मैं, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज इज 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। ठीक है, देखिए आप पहला पॉइंट आपका, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज एंड योर मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम क्यों कंसीडर करते हैं हम, मिनिमम इज कंसीडर्ड so that the flow in the sewers is sufficient so that the clogging of the sewer line is not takes place। ठीक है, ब्लॉकेज नहीं हो उसके अंदर, इसलिए क्या करते हैं, मिनिमम डेली डिस्चार्ज भी वहां पे एंश्योर करते हैं। मिनिमम डेली डिस्चार्ज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज एंड मिनिमम आवरली डिस्चार्ज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मिनिमम डेली डिस्चार्ज। so minimum hourly discharge can also be taken as 1/3 times of average daily discharge। important concepts याद रखिए, आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, याद करने की अभी जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वैल्यूज को ध्यान रखिए और आपके क्वेश्चंस वहां सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम देखेंगे इसका हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज और डिजाइन ऑफ सीवर्स के अंदर क्या होता है, आपके लेटरल सीवर्स क्या होती है, मेन सीवर्स क्या होती है, और वेरियस हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है उसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे इन द टुमारोज क्लास। ठीक है, कल की क्लास में आप लोगों से सीवर डिजाइन प्लस मैं आपका ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर स्टार्ट करेंगे, विच इज द लॉन्गेस्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ आई कंसिडर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल की क्लास मत मिस कीजिए। स्टे ट्यून्ड एट 8 PM। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस की हमको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर है ये चीज? और जिसने यहाँ पे क्लासेस अटेंड की है वो प्लीज यहाँ पे लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मेरे को पता लगे कि अटेंडेंस कितनी है हमारी क्लास के अंदर। ओके, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट द मैक्सिमम पीपल कैन यूटिलाइज दीज सोर्सेज। ओके, एंड जो है आप यहाँ पे फटाफट से जो है यहाँ पे लाइक कमेंट कर दीजिए, कमेंट आप कर दीजिए, कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो यू कैन डिस्कस इट ऑन द टेलीग्राम पेज ऑल्सो। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैसे करेंगे, प्लस मैं आप लोगों के सामने जो नया बैच लेके आ रहा हूँ प्लस क्लासेस के अंदर नए क्लासेस लेके आ रहा हूँ उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। स्पेशल क्लासेस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी उसके अंदर मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी आप लोगों से कल मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, नोट्स इसके मिल जाएंगे आपको। स्टे ट्यून्ड विद द अनअकैडमी गेट चैनल। आपको जो है यहाँ पे हम डेली क्लासेस लेके आ रहे हैं सो दैट योर रिवीजन कुड टेक्स प्लेस विदाउट एनी इंटरप्शंस। ठीक है, आइसोलेट रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू।